नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससीएन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 के 1 दिसंबर 2022 को प्री एग्ज़ाम्स जो हुए थे उसकी फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इससे आप लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका पता चलेगा और साथ ही कई शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चलेगी जहां आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। और जो भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का यूज करते होंगे। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफर कोड है URJD7F। तो URJD7F इस कोड का यूज करके जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का मान 11 है और ए बी का मान 35 है तो A4 प्लस B4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये इसका बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 का बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है आप लोगों के सामने। मैंने a प्लस बी का मान 11 दिया हुआ था अपने को, तो मैंने उसका स्क्वायर करके ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं अपन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a प्लस बी का मान 11 था तो 11 का भी स्क्वायर किया और 121 आ गया। और ए बी का मान अपने पास में था 35, तो 2ab का मान कितना हो जाएगा 70। इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा 121 माइनस ये 2ab इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये माइनस 2 गुणा 35 किया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया अपने पास में 51। अब ए बी की वैल्यू अगर 35 थी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1225। इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 1225 आ जाएगी। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आएगा A4 प्लस B4 प्लस 2a² और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 51। इसका स्क्वायर किया तो ये आया 2601। अब ये 2a² B² इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह 2601 में से अपन 2 गुणा 1225 माइनस करेंगे तो 151 अपने पास में A4 प्लस B4 की वैल्यू आ जाएगी। ये इसका बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। समझाने में समय लगता है पर आप लोग जब इसको करोगे तो इतना समय नहीं लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है। तो अपने पास में साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P गुणा R गुणा T/100। P मतलब मूलधन, R मतलब ब्याज दर और T मतलब टाइम, समय। तो अब देखिए इसका आगे का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। हमें 5 साल और 3 साल के लिए ब्याज का अंतर 4200 रुपये दिया हुआ था और ब्याज दर और मूलधन सेम था और हमसे पूछा गया था कि मूलधन क्या होगा। तो 5 साल के लिए जो ब्याज होता है वो P गुणा ब्याज दर 14% इंटू समय 5 साल और माइनस P गुणा ब्याज दर 14 गुणा समय अपॉन 100।
तो यहाँ से 100 मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया और इसे बिल्कुल शॉर्ट तरीके में कर दिया कि मैंने p बिल्कुल बाहर लिखा और 14 गुणा 5 माइनस 14 गुणा 3 अंदर लिख लिया और बराबर में अपना जो ब्याज का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से p की वैल्यू कितनी होगी, ये 100 इधर जाके इंटू हो जाएगा और ये 14 गुणा 5 70 माइनस 14 गुणा 3 42 का अंतर कितना आएगा 28। इस प्रकार जब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास में मूलधन आ जाएगा 15,000। ये बिल्कुल इसका आसान सा सॉल्यूशन था। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला तो याद रखना ही जरूरी होता है साधारण ब्याज का। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 8 विभिन्न कंपनियों की बेची गई बाइक्स की संख्या दर्शाता है जो कि टोटल 2000 है और प्रत्येक खानों में अलग अलग इन्हें कंपनी P, Q, R, S, T, U, V, W से डिनोट किया गया है और बताया गया है कि कौन सी कंपनी ने कितने % वाहन बेचे हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है कि इस डायग्राम को देखकर P, Q, R तथा S द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या और T, U, V, W द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सीधा सा करना क्या है, P, Q, R, S के परसेंटेज का सम करेंगे अपन, उसमें 4 का भाग देंगे। फिर T, U, V, W के परसेंटेज का सम करेंगे, उसमें 4 का भाग देंगे और माइनस कर देंगे और फिर जो अंतर आएगा वो अंतर अपन अब 1% यहाँ टोटल बाइक्स की संख्या है 2000, तो 100% टोटल होता है। 100% का मतलब है 2000, तो 1% का मतलब होगा 20 और जो भी अंतर अपने पास में आएगा इनके औसत का उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे मैंने आगे सॉल्यूशन भी लिख रखा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सॉल्यूशन, यहाँ मैंने PQRS के परसेंटेज का PQRS के परसेंटेज का मैंने यहाँ पर सम किया और 4 का भाग दिया, माइनस फिर TUVW के परसेंटेज का सम किया और 4 का भाग दिया। इस प्रकार यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया और 65 माइनस 35 30 आएगा, 30 में 4 का भाग देंगे तो 7.5% हो गया। इस प्रकार 100% की वैल्यू कितनी आ रही है 2000, तो 7.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 और यही अपना आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में। यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 7 है और थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण है, तो 5 साइन थीटा का मान क्या होगा। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है कि यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 7 है। अब एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1। तो इस प्रकार अगर टेन थीटा प्लस 7 थीटा की वैल्यू 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के लिए क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इस प्रकार टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/7। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा बचेगा और इसका मान आएगा ये 50/7 और सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25/7। और इसे मैंने त्रिभुज के रूप में, समकोण त्रिभुज के रूप में दिखा रखा है। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो 25 तो हो गया कर्ण और 7 हो गया आधार। अगर कर्ण 25 है आधार 7 है तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा और इसका लंब होगा 24। तो 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी
5 गुणा साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो 24 हो गया लंब और कर्ण हो गया इसका 25, और 5 से 5 यहाँ कैंसिल होगा तो अपने पास में बचेगा 24/5। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था पर थोड़ा सा ट्रिकी था। अब देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास में, दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्त्य 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है कि हमें मान लो संख्या दी गई है 6x और 5x। अब इनका एलसीएम जब अपन लेंगे, इनका एचसीएफ अपने पास में दिया हुआ है 3। इनका एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से कॉमन होगा। तो 6 और 5 बिल्कुल अलग है, यहाँ कॉमन क्या है x, तो यहाँ इनका एचसीएफ कितना होगा x, और इनका एलसीएम कितना होगा, जो इनके यूनिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 6 गुणा 5 गुणा, एक गुणनखंड इनका कॉमन है, यूनिक है, तो यूनिक ही लेंगे, 1 टाइम लेंगे, तो ये इसका होगा एलसीएम। अब x की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है 3, कि 2 संख्याएं 6:5 के अनुपात में और उनका महत्तम समापवर्त्य 3 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 3, तो 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 3 90, 90 अपना आंसर होगा। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनके लिए फिर से ऑफर कोड बता रहा हूँ, URJD7F। इस कोड का यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एवरेज 10% डिस्काउंट तो सभी को मिलता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,